सो गाइस, जो आज हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। आपको पता है कि लैब इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज हमने शुरू कर रखी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन का और सेंट्रीफ्यूज का। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसके प्रिंसिपल, इसका ऑपरेशन एंड देन प्रिकॉशंस विद एप्लीकेशंस। तो अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जब एक किसी भी मीडियम को अपने एक्सिस के अराउंड एक खास स्पीड से रोटेट किया जाता है तो पार्टिकल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पार्टिकल अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अलग होना शुरू हो जाते हैं। लाइटर पार्टिकल अलग हो जाते हैं, हैवियर पार्टिकल अलग हो जाते हैं एक होमोजेनाइज मिक्सचर में से। सो इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है। सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है uses the centrifugal force to separate and purify the particles from a mixture in a liquid medium according to their specific gravity. Yes, according to their specific gravity, जब एक खास स्पीड से आप होमोजेनाइज मिक्सचर को रोटेट करते हैं तो पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं अपने एक सीक्वेंस के लिहाज से। और इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था स्वेटबर्ग ने 1920 में यूज किया था, 1920 में यूज किया था। और इसी तरह अगर बात करें कि पार्टिकल्स जो मैंने बताया कि सेपरेट हो जाते हैं एक ही मीडियम में, तो वो पार्टिकल किस बेस पे सेपरेट होते हैं और उनकी कितना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि क्या वो स्लोली सेपरेट होते हैं, जल्दी सेपरेट होते हैं, ऊपर पार्टिकल ज्यादा आते हैं या सेडिमेंट या नीचे की तरफ ज्यादा आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है मैस ऑफ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, कि पार्टिकल जो हैं वो उनका मैस क्या है। जो होमोजेनाइज मिक्सचर में पार्टिकल डिफरेंस मैसेज के डेफिनेटली होंगे, तो वो इसी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर। अभी डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है? जिसके अंदर वो डिजोल्व है, यानी कि अगर वाटर में डिजोल्व है तो उसका सेडिमेंटेशन रेट डिफरेंट होगा, उसको कम टाइम के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। अगर कोई विस्कस मीडियम है लाइक हनी है या कोई भी और विस्कस मीडियम है, उसमें ज्यादा देर आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। इसी तरह शेप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो इकट्ठे मिक्सर हुए हुए हैं पार्टिकल्स और वो आपस में उनकी शेप कहीं ऐसी तो नहीं है एक दूसरे के साथ के ओवरलैप्ड हैं, उनके दरमियान कोई स्ट्रॉन्गली फंसे हुए तो नहीं है। तो डेफिनेटली शेप ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करें कि फ्रिक्शन के ऊपर, यस, इनके दरमियान फ्रिक्शन कितनी है, तो ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है ये डिसाइड यही करता है कि आपको सेंट्रीफ्यूज मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम के लिए करना है, तो आपको कोई भी चीज अलग मिल। अच्छा, तो अगली बात है सेंट्रीफ्यूज जो हमें एक नजर आ रही है, क्या उसके अलावा भी कोई सेंट्रीफ्यूज है? यस, सेंट्रीफ्यूज कोई एक तरह की नहीं है। हमारे पास क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूजुअली जो ब्लड सैंपल्स को, स्मॉल ब्लड सैंपल्स को आइसोलेट करने के लिए या उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज जो की है वो डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज है। आपको सिंपली उसको एक शेल्फ पे, एक टेबल पे प्लेस किया है और आप उसमें सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। दिस इज अ डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह कुछ सेंट्रीफ्यूज इतनी बड़ी होती हैं कि वो डायरेक्टली आपको बड़ी केयरफुली यूज करनी होती है, और दूसरा डायरेक्टली वो जमीन पर प्लेस होती हैं और आप उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज करते हैं। और इसी अलावा कुछ इससे डेस्कटॉप से भी छोटी होती हैं। वो जो है लाइक स्मॉल माइक्रोफ्यूजिस भी कहा जाता है। अब जो स्मॉल माइक्रोफ्यूजिस हैं, इसमें यूजुअली जो हमारे पास जो रेवोल्यूशन पर मिनट आप इसकी रोटेशन सेट कर सकते हैं या होती है, वो हमारे पास यूजुअली जो है वो 8,000 टू 13,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। जो आरपीएम है, आरपीएम एक यूनिट है जो कि यूज किया जाता है इसकी स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रीफ्यूज की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा 8,000 टू 13,000 रेवोल्यूशन पर मिनट यूज किए जाते हैं। ठीक है। और ये जिसकी वजह से ये माइक्रो जो है इसमें ट्यूब्स यूज की जाती हैं डेफिनेटली। और ये बहुत सारी जगहों पर यूज किया, समटाइम ब्लड में भी यूज किया जाता है। उसके बाद सिनेप्टोसोम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है स्मॉल माइक्रोफ्यूजिस
उसके बाद अगर बात की जाए तो आ जाती है डेस्कटॉप। ये आपने कॉमनली देखी होंगी। अब डेस्कटॉप के अंदर दो तरह से तीन तरह से होती हैं, या तो टेम्परेचर मेंशन होता है कंट्रोल होती हैं, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल के अलावा भी होती हैं। दूसरी बात ये कि लेकिन इनमें टाइमर और स्पीड जरूर होती है। अब टाइमर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जितना भी किसी सैंपल के लिए जो भी लिटरेचर में रिक्वायर है। और अगर आप बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं। यूजुअली ऐसी सेंट्रीफ्यूज 3 to 5 मिनट्स के लिए यूज हो रही होती है, अराउंड 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट्स में। हाँ, आप इसमें कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में मैक्सिमम स्पीड 3000 आरपीएम ही आपको अवेलेबल होती है। लेकिन अगर बात करें फिर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस की, अब हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस डेस्कटॉप पर नहीं होती। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस जो होती हैं ये अराउंड 25,000 आरपीएम से 90,000 आरपीएम तक जा सकती हैं, और इनमें टेम्परेचर भी होता है 0 to -0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? जो आप इसमें जब आप इतनी ज़्यादा स्पीड पर इसकी या आरपीएम इसके बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेम्परेचर उस चीज़ को जो भी आपका मीडियम है उसको ख़राब नहीं होने देता, उसको बाहर नहीं आने देता हीट की वजह से, और उसको लो रखता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी आपने ब्लड बैंक्स में यूज करते वक्त जब ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेट करते हैं आपने देखी होंगी। फिर होती हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। ये यूजुअली आपको लेबोरेटरीज में कम ही मिलेंगी या ना होने के बराबर है। ये रिसर्च लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में आपको जरूर मिलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड पर यूज़ की जाती है, लाइक 75,000 आरपीएम टू 500,000। तो लिहाजा इसको आप कहें कि ये भी डेफिनेटली, चूंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, आरपीएम बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इसका जो है वो भी इसमें टेम्परेचर कंट्रोल लाजमी होता है। क्या आप ये सोच रहे होंगे कि क्या स्मॉल में टेम्परेचर नहीं होता या ज़रूरत नहीं होती? ऐसा नहीं है। बहुत सारी सेंट्रीफ्यूज में, स्मॉल सेंट्रीफ्यूजेस में या फिर डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूजेस में भी टेम्परेचर होता है फॉर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन वहाँ पर पर्पस कुछ और होता है। वहाँ पर पर्पस होता है टू डील स्पेसिफिक सब्सटेंस जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पे डील होने हैं। लेकिन वहाँ पर हीट की वजह से ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि 3000 या उस पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो अगर ये सारी बातें हैं टाइप्स ऑफ सेंट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सेंट्रीफ्यूज जैसी बाहर से नजर आती है वैसी होती नहीं है। इसके अंदर एक बकेट होती है। बकेट अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। और जब एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो जो भी मीडियम होता है, जो भी आपने सैंपल प्लेस किए होते हैं, उनके पार्टिकल्स पे फोर्स पुट होती है, खास फोर्स पुट होती है, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो एक ही टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट जगहों पर प्लेस हो जाते हैं। तो आप उनको सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं अगर आप केयरफुली ट्यूब को डील करें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें रोटर यूज किए जाते हैं। एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटर। रोटर एक आप अगर आप समझें कि बकेट है जिसने अपने एक्सिस के अराउंड घूमना है, और उसके अंदर जो जगह हैं जहां पर आपने सेंट्रीफ्यूज, जहां पर आपने सैंपल प्लेस करने हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला जो है वो भी एक स्पेसिफिक होता है, और वो जो जहां पर आपने प्लेस करने हैं वो होते हैं रोटर। तो रोटर कई दफा अगर आप डायग्राम ए में देखें तो रोटर जो हैं वो वर्टिकल भी होते हैं, यानी कि आप सैंपल्स वर्टिकली प्लेस करते हैं तो एक्सिस के अराउंड जब घूमता है तो उस पे रेडियस, डिफरेंट रेडियस की वजह से उस पे एक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूज से वो वो ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप जो है डायग्राम नंबर बी में देखते हैं तो बी में आपको स्लाइटली टिल्टेड मिलेंगे। इसको जो है फिक्स्ड एंगल रोटर्स कहा जाता है। ये थोड़े से टिल्टेड होते हैं और ये भी बहुत एफिशिएंट है। तो आपके पास दोनों ही तरह के यूजुअली फिक्स्ड एंगल रोटर्स यूज हो रहे हैं जो कि स्लाइटली टिल्टेड होते हैं। ये हमारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप बात करें कि सी डायग्राम की, तो सी के अंदर आपको मिलेंगे जो है वर्टिकल रोटर, यानी कि ये रोटर ऐसे होते, सॉरी, ये स्विंगिंग बकेट रोटर्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि ये स्विंग कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आप बात करें कि ब्लड बैंक के अंदर जो बड़ी सेंट्री या ब्लड कंपोनेंट्स को ब्लड बैग में से अलग करने के लिए यूज होती है, तो वो बकेट्स होती हैं बड़ी सी। और वो बकेट्स क्या होती हैं कि जब सेंट्रीफ्यूज चलती है तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर शिफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू स्पीड। ओके। तो उनमें से जो है
ये हैंगिंग बकेट्स यूज की जाती हैं, स्विंगिंग बकेट्स भी कहा जाता है। तो ये ड्यूरिंग मूवमेंट जब 10,000 या इस पे ज्यादा जाया जाता है तो ये 90 डिग्री पर शिफ्ट हो जाती हैं और उस तरह पार्टिकल अलग होते हैं। और अगर आप बात करेंगे डी के अंदर इस सब तीनों की समरी डिफाइन की गई है। अगर पहले में देखें जो है बी नंबर पहले की है, वहां पर टिल्टेड है स्लाइटली। अगर आप देखें वर्टिकल को तो वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं वॉल के साथ, फिर अलग हो रहे हैं। एंड लास्टली जो 90 डिग्री पे हैं तो उसमें भी कंपोनेंट इजीली आपको सेपरेट होते नजर आ रहे हैं। तो ये होते हैं जो है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ रोटर। आप सेंट्रीफ्यूज को जरूर आप तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आप इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो टेस्ट ट्यूब्स यूज़ की जाएं उसी साइज़ की जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड की है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ यूज़ किया जाए, ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़। जो उन्होंने रिकमेंड की है वही यूज़ की जाए। उसके बाद जब आप टेस्ट ट्यूब बकेट के अंदर प्लेस करें तो प्लीज़ जो है केयरफुली ये देखें कि क्या टेस्ट ट्यूब बकेट से बाहर तो नहीं आ रही। जो उसके एक लेवल है, अपर लिमिट है, अगर उससे बाहर आएंगी तो ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन वो टकरा कर टूट सकती हैं। अगर उसके बाद अगर बात करें कि इम्पोर्टेंट और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बैलेंस। आपको सेंट्रीफ्यूज को भी बचाना है और अपने सैंपल्स को भी बचाना है टूटने से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर एक सेंट्रीफ्यूज रोटेट कर रहा है। तो ऐसे में अगर बैलेंसिंग ख़राब होगी तो एक्सिस ख़राब होंगे। जब एक्सिस का बैलेंस ख़राब होगा तो अल्टीमेटली वो जो है एक डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा सैंपल्स पे के लिए भी, और सेंट्रीफ्यूज का भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए आपको एक टेस्ट ट्यूब जहां प्लेस की जाए और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले जो प्लेस है वहां पर दूसरी टेस्ट ट्यूब प्लेस करें। अगर एक में जगह पे सैंपल आपने 1 पे पुट किया तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वाले में, उसके एडजेसेंट 2 पे पुट मत करें। उसके ऑपोजिट क्या आ रहा है तो वहां पर पुट करें। ठीक है। तो इसी तरह बैलेंस रखिए और ट्राई ये करें कि जो वेट है दो सैंपल्स का या दो टेस्ट ट्यूब का वो भी ऑलमोस्ट इक्वल हो। अगर एक फुल है और उसके खास वेट बनता है तो दूसरी हाफ ना हो, उसको भी ऑलमोस्ट फुल ही रखें। उसी तरह अगर जो ही आप इस तरह से अगर फिल कर दें और बैलेंस भी है, उसके बाद आप लिड को केयरफुली क्लोज करें। फिर आप टाइमर और स्पीड सेट करें जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। फिर आफ्टर और फिर जब आप इसको यूज करें लीड बंद करने के बाद फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूज को ऑन कर लें। अगर आपका टाइमर ठीक है, अगर आपका वो वर्क कर रहा है ऑटोमेटिक टाइमर, तो सेंट्रीफ्यूज ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अदरवाइज आपको मैनुअली रोकनी पड़ेगी। तो जब ऑटोमेटिकली रुक जाए तो उसके बाद इसको प्लीज कंप्लीटली रुकने दें, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू योर हैंड और एनीथिंग। तो इसीलिए आपको जब ये कंप्लीटली रुक जाए उसके बाद आपको लिड ओपन करना है। ठीक है। तो जब लिड ओपन करें तो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेंट्रीफ्यूज जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जो वो सेंट्रीफ्यूज हो चुके हैं, कंपोनेंट अलग हो चुके हैं, अगर आप उनको शेक करके निकाल लेंगे, केयरफुली नहीं निकाल लेंगे तो वो दोबारा से चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं। तो आपका सारी सेंट्रीफ्यूज आपको दोबारा करनी पड़ेगा प्रोसेस, और वो वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम भी और सर्टिफिकेशन। अगेन प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग आपको करनी है कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्लेस करना है, आमने सामने प्लेस करना है। और ट्राई करेंगे सैंपल्स का वेट या टेस्ट ट्यूब का वेट या जो भी है बैग्स का वेट भी एक जैसा ही हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है। एक दूसरे के ऑपोजिट करें। डेफिनेटली सेंटर में एक्सिस होंगे, एक्सिस के ऑपोजिट आमने सामने प्लेस करेंगे हमेशा। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। स्पीड शुड बी चेक्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो आपको 3 मंथ बाद या वीकली, जैसे भी आपका मंथली या 3 मंथ्स बाद, इसको स्पीड को ज़रूर कंपेयर करते रहें बाकी सेंट्रीफ्यूज के साथ, नॉन सेंट्रीफ्यूज के साथ, कि क्या वो ठीक है। अगर और उसके बाद टाइमर का भी इशू आ सकता है तो टाइमर को भी आप एवरी वीक चेक करें कि क्या टाइमर ठीक है। आप इसको इजीली स्टॉप वॉच से चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर एक दफ़ा कोई सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया एक सैंपल्स के लिए, फिर अगली दफ़ा दूसरे, तो कोशिश ये करें कि कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो कि इवेपोरेट हो रहा हो, तो उसको एक खास टेम्परेचर कंट्रोल वाली सेंट्रीफ्यूज में यूज़ करें, उधर सेंट्रीफ्यूज करें। दूसरा ये कि प्रॉपरली क्लीन करके रखें, एक कंटेमिनेशन ना आए। ठीक है। और हमेशा सेंट्रीफ्यूज को खुद से रुकने दें, आप हाथ से मत रोकें। अगर आप उसको रुकने नहीं देंगे, खुद रोकने की कोशिश करेंगे तो उसकी स्पीड की वजह से आपके हाथ या जो भी आप जिस भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज हो सकती है।
फिर आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन। हाँ जी, तो कॉमनली लेबोरेटरीज में एप्लीकेशन इसकी ब्लड सैंपल की सेपरेशन है। आपने ब्लड बैग से भी सेपरेट करना है कंपोनेंट्स को, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा सीरम भी अलग हो जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे डीएनए सेपरेशन, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में आरएनए और डीएनए की सेपरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। उसकी स्पीड या आरपीएम ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्ट सॉल्यूट्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक इवेंट्स, सॉल्वेंट, सेपरेट लिपिड कंपोनेंट्स। तो ये थी कुछ बातें सेंट्रीफ्यूज के बारे में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।